1962 की सियाचिन युद्ध में भारत चाइना से हार जाते हैं और इसका ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। इस वार को इंडो पाक वार कहा जाता है। इस वार में 3000 भारतीय सेना शहीद हो चुके थे। पाकिस्तान ने कई सारे ऑपरेशन किया कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए, लेकिन भारतीय सेना की वीर जवानों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की और हमेशा तिरंगा की मान को कायम रखा। 1 month 2 week 4 days इंडो पाक वार चलने के बाद एक एग्रीमेंट पर इंडो पाक वार समाप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में पहली बार एक साथ इतना सारा टैंक का इस्तेमाल किया गया था इंडो पाक वार में। एक एग्रीमेंट पर इंडो पाक वार समाप्त होने के बाद भी पाकिस्तान कैसे दावा करता है कि पाकिस्तान इंडो पाक वार में जीत गया था और कैसे इंडो पाक वार की शुरुआत होती है और आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्यों इतना बड़ा जंग शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1945 में ब्रिटिश भारत की बंटवारा होने के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच कई मुद्दे को लेकर विवाद हमेशा चलता रहा, स्पेशली कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमेशा छोटा मोटा हमला करता ही रहता था, लेकिन 1965 में एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना को कश्मीर भेज दिया जाता है और जिसका भारी रकम चुकाना पड़ता है पाकिस्तानी सेना को। इंडो पाक वार की शुरुआत होता है जनवरी 1965 से ही गुजरात की सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ की पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर एरिया में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा नदी है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट की इंडो पाक बॉर्डर की रान एरिया ज़्यादातर दलदल है और इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। जनवरी 1965 में पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स कच्छ डिस्ट्रिक्ट की उस रान एरिया में पेट्रोलिंग करने लगा और कभी कभार आसपास के गांव में भी आने लगा और इस वजह से अप्रैल 1965 में दोनों देशों की बॉर्डर पुलिस के बीच हमेशा छोटा मोटा अटैक चलता रहता था। रुक रुक के दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहा। पाकिस्तान की मेजर जनरल आयुब खान 1958 में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और जब एक मेजर जनरल पाकिस्तान जैसा देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो युद्ध होना तो अनिवार्य होता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिरजाघाट शुरू किया और गुजरात की कांजाकोट फोर्ट की पास वाला बॉर्डर एरिया में भारतीय सेना की पोस्ट पर कब्जा कर लेता है। 1965 में ब्रिटिश प्रेसिडेंट हारोल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच इस जंग को एक फैसला तक ले आना चाहता था और ये फैसला पाकिस्तान की फेवर में किया गया, जो कि बाद में गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट की रान एरिया का 9100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान को मिला। कच्छ डिस्ट्रिक्ट की रान एरिया में पाकिस्तान का सफलता मिलने के बाद पाकिस्तान की प्रेसिडेंट जनरल आयुब खान ने सोचा कि भारतीय सेना कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी मिलिट्री के सामने खुद को बचाव करने में नाकाम रहेगा और इसका मेन 3 रीजन था। एक, 1954 में पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की सैन्य बल से सहायता किया था, जिसके अंदर कई सारे आधुनिक हथियार, टैंक और एयरक्राफ्ट था। पाकिस्तानी सेना के पास आधुनिक हथियार रहने की वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय सेना पाकिस्तानी मिलिट्री की आधुनिक हथियार के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और दूसरा रीजन है कि 1964 में देश की प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी और इस वजह से इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया था कि देश की अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और देश की आर्थिक स्थिति भी उस वक्त बहुत ही खराब था। और तीसरा रीजन था 1962 में सियाचिन के युद्ध में इंडिया चाइना से हार गया था और भारतीय सेना का बहुत ही नुकसान हुआ था उस वार में और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता था पाकिस्तान और इसी वजह से कुछ घुसपैठियों को कश्मीर के अंदर भेजकर एक प्रतिवादी आंदोलन को प्रज्वलित किया जा सकता है और कुछ घुसपैठियों को कश्मीर के अंदर भेज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की अनुमान गलत निकला। कश्मीर की आम जनता ने घुसपैठियों को मिलिट्री के हवाले कर दिया। इसमें असफल होने के बाद पाकिस्तान सामने से हमला बोल देता है और जंग की मैदान में उतर जाता है। 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर की शुरुआत किया। पैराट्रूपर और स्पेशल फोर्स को मिलाकर तकरीबन 25 से 30 हज़ार सेना को कश्मीर वैली में भेज दिया और पाकिस्तानी मिलिट्री कश्मीर वैली में पहुंचकर अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने लगा और जम्मू कश्मीर की तिथवाल, उरी और पूंछ जैसा एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना पहुंचते हैं पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए और शुरुआत में भारतीय सेना को काफ़ी हद तक सफलता मिलता है। भारतीय सेना ने 3 महत्वपूर्ण पहाड़ को अपने कब्जे में कर लिया, जहां से पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध करना बहुत ही आसान था। भारतीय सेना ने कश्मीर से 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान प्रशासित हाजीपीर पास को अपने कब्जे में कर लेता है और हाजीपीर पास में भारतीय सेना ने भारत का तिरंगा लहरा देता है। ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल हो जाने के बाद 1 सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेशन का मेन टारगेट था जम्मू की अखनूर शहर।
आखिर अखनूर को ही क्यों टारगेट बनाया गया था? इस मैप में आप देख सकते हो अखनूर की लोकेशन। अखनूर जम्मू की उत्तर में स्थित भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में है। जम्मू की पूंछ वैली और राजौरी वैली पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है अखनूर से ही। अगर अखनूर को पाकिस्तान की सेना कब्जे में कर लेता है तो अपने आप ही पूंछ और राजौरी वैली भारत से अलग हो जाएगा। पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देता है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारतीय सेना ने अखनूर को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है और अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करते हैं। अगर जम्मू और कश्मीर में ज्यादा दिन तक वार चलता रहा तो भारतीय सेना के लिए काफी हद तक मुश्किल होने वाला था, क्योंकि बॉर्डर की उस तरफ पाकिस्तान का साइड भारतीय बॉर्डर से ज्यादा ऊंचाई पर है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना आसानी से युद्ध कर सकता था भारतीय सेना के साथ। और इसी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पंजाब पर हमला करने का प्लान बनाया और पाकिस्तान की पंजाब पर हमला करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की पंजाब को बचाने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की पंजाब पर पहुंच गया और इस वजह से कश्मीर पर भारतीय सेना के लिए प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। कश्मीर में पहाड़ियों पर युद्ध चलने की वजह से टैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाया था, लेकिन जब ग्राउंड में बैटल हुआ तो वो अवसर भी मिल गया पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में भारतीय सेना का सामना करने के लिए टैंक का इस्तेमाल किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार दुनिया में इतना सारा टैंक एक साथ आमना सामना हुआ था। पाकिस्तानी सेना का आधुनिक टैंक इस्तेमाल करने की वजह से भारतीय सेना का काफी हद तक नुकसान हुआ था। भारतीय सेना ने पलटवार करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बुलाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कश्मीर और पंजाब की हवाई अड्डे पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर 20 किलोमीटर तक चला गया था और इसी वजह से पाकिस्तान अखनूर पर भी कब्जा नहीं कर पाया। 3 जगहों पर युद्ध चलने लगा, कश्मीर, अखनूर और पंजाब। पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर, लेह रोड और कश्मीर जैसा ऊंची जगह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना की घुसपैठिया विरोधी ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। 9 सितंबर आसमान की लड़ाई में भारतीय सेना का बहुत ही नुकसान हुआ था। सिर्फ 8 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी सेना ने भारत का 100 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया था और पाकिस्तानी सेना ने पंजाब की खेमकरण शहर पर कब्जा कर लिया और वहां से अमृतसर जाने का प्लान बनाया। पाकिस्तान सेना ने पंजाब की खेमकरण सेक्टर पर भारतीय सेना को चौंका दिया था। जब उसके अमरोड डिवीजन ने पंजाब की खेमकरण शहर पर कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना खुद की बचाव के लिए असमाल उत्तर गांव की ओर पीछे हट जाते हैं। पाकिस्तान के अरबान डिवीजन 3 तरफ से हमला कर रहा था। अमृतसर की दक्षिण दिशा से जंदियाला और 20 की तरफ से भारतीय सेना पर हमला करने लगा था, लेकिन भारतीय सेना ने खुद को मजबूत करने के बाद पाकिस्तानी सेना पर पलटवार किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान का 97 पेट्रोल टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया था और भारतीय सेना का सिर्फ 32 टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था और इसी वजह से असल उत्तर गांव को अब पेट्रोल टैंक की कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना आमना सामना हुआ था। इस युद्ध में नेवी का ज्यादा रोल नहीं है। भारतीय नेवी की तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी नेवी ने गुजरात के धारका पर भारतीय सेना के रेडार स्टेशन पर बॉम्बिंग कर दिया था। युद्ध में गोलाबारी, टैंक और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। 20 सितंबर 1965 यूएस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पेश किया कि इससे भी पहले 2 प्रस्ताव को अनसुना कर दिया गया, लेकिन अब 48 आवर्स के अंदर बिना कोई शर्त पर दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए मांग किया और इंडिया ने तुरंत ही इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक नाटो के तौर पर 23 सितंबर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है। शांति कायम रखने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है। 10 जनवरी 1966 आयूब खान उज्बेकिस्तान पर ताशकंद एग्रीमेंट साइन करता है। 11 जनवरी 1966 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान पहुंचते हैं ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए और ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के तुरंत ही बाद एक हार्ट अटैक से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास हॉकर हंटर, फॉलेम चिनेट्स, डी हेविलर वेम्पायर, ई कैनबेरा बॉम्बर विथ स्क्वाड्रन, MiG-21S जैसा हथियार था और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास था F-86 सवेर्स, F-104 स्टार फाइटर, B-57 कैनबेरा बॉम्बर। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अमेरिकन एयरक्राफ्ट था, वहीं पर भारतीय सेना के पास ब्रिटिश और सोवियत यूनियन का बनाया हुआ फाइटर प्लेन था। पाकिस्तानी एमओए के पास बड़े मात्रा में अमेरिकन टैंक था, पेंटोल M47, M48 टैंक, M4 सिरमैन टैंक, M24 कैफे, M36 जैक्सन टैंक डिस्ट्रॉयर। वहीं पर इंडिया के पास ब्रिटिश मेड सेंचुरियन टैंक MK7, रॉयल ऑर्डिनेंस L7, M4 सिरमैन,
75 mm M3L40 गन, AMX-13, PT-76 और M3 स्टड लाइट टैंक था। भारत के पास 7 लाख प्लस आर्मी फोर्स था, 700 प्लस एयरक्राफ्ट था, 720 टैंक था, 628 आर्टिलरी था, 9 इन्फेंट्री डिवीजन और 3 आर्मोर्ड डिवीजन। वहीं पर पाकिस्तान के पास था 2.6 लाख आर्मी फोर्स, 280 एयरक्राफ्ट, 756 टैंक और 552 आर्टिलरी, 6 इन्फेंट्री डिवीजन और 2 आर्मोर्ड डिवीजन। ऐसे तो दोनों देश युद्ध के बाद अलग अलग क्लेम करता है, लेकिन नेचुरल क्लेम के हिसाब से भारत का 3000 सेना शहीद हो चुका था, 150 से 190 टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था और 60 से 75 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। पाकिस्तान का 3800 मिलिट्री मारे गए थे और 200 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और 20 टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था। युद्ध के अंत में भारतीय सेना को सम्मानित किया जाता है। IOFS ऑफिसर संतु जवाहरलाल सैयानी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। IOFS ऑफिसर KC बनर्जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह ढिल्लों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और भारतीय जवान की वीर सेना को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और पाकिस्तानी सेना को निशान हैदर से सम्मानित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इंडो पाक वॉर की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।